नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी सवाल पर थोड़ी बात करने वाले हैं हाँ बिल्कुल। कि एक ऐसा समाज कैसे बने जहां सब मिलकर आगे बढ़ें, मतलब जहां सच में एक सामंजस्य हो। हमारे हाथ ना एक ऐसा विचार लगा है एक स्रोत पाठ से जो सिर्फ कल्पना नहीं करता, अच्छा। बल्कि एक तरह से खाका खींचता है कि एक बेहतर, ज्यादा संतुलित दुनिया दिख कैसी सकती है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो आज हमारा इरादा है कि इस विचार की गहराइयों में उतरें। चलिए करते हैं गहन पड़ताल। हाँ, हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत एक सामंजस्यपूर्ण समाज की तस्वीर कैसे पेश करता है और क्यों ये इतना जरूरी मानता है इसे। और इसमें ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जो आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। ये कोई महज हवाई बातें नहीं है, नहीं, बल्कि एक तरह की गहरी सामाजिक और दार्शनिक सोच लगती है मुझे तो। बिल्कुल। चलिए साथ मिलकर इस सोच के ताने बाने को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो ये कि हमें सामंजस्य की जरूरत ही क्यों है? क्या चल नहीं रहा है जैसे चल रहा है? अच्छा सवाल है। इस स्रोत के मुताबिक तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तर्क ये दिया गया है कि इंसानियत की असली तरक्की वो एक संतुलित समाज के बिना मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, मतलब ये अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई नैतिक अपील नहीं है, पता है, इसमें एक तरह का दर्द छुपा है। दर्द? कैसा दर्द? एक एहसास कि हमारी मौजूदा व्यवस्था में कितना कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है। आप सोचकर देखिए, कितने ही होनहार बच्चे होंगे हाँ। जिनके पास दिमाग तो है, पर शायद पैसों की कमी से उन्हें अपनी पढ़ाई, अपने सपने बीच में ही छोड़ने पड़ते हैं। ये तो होता है, बहुत होता है। या फिर कितने ऐसे कलाकार, ऐसे रचनाकार होंगे जिनमें अद्भुत प्रतिभा है, बिल्कुल, पर हालात का दबाव उन्हें कुछ और ही करने पर मजबूर कर देता है। उनकी कला वो खिलने से पहले ही जैसे मुरझा जाती है। तो क्या ये सिर्फ उनकी हार है? नहीं, ये तो पूरे समाज का नुकसान है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। और ये स्रोत इस बात को बहुत गंभीरता से लेता है। वो इसे महज कोई इत्तेफाक या बुरी किस्मत नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? बल्कि साफ तौर पे समाज व्यवस्था का दोष कहता है। ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, एक ढांचागत कमी जो इंसानी काबिलियत को, उसकी क्षमता को पूरी तरह पनपने ही नहीं दे रही। और इसीलिए इस विचार में एक तरह की बेचैनी दिखती है। एक आग्रह है कि इस व्यवस्था को, जिसमें इतनी प्रतिभा जाया हो रही है, उसे बदलना चाहिए। बदलना ही होगा। हाँ, उसे यूं ही चलने नहीं दिया जा सकता। इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही तीखा रूपक इस्तेमाल किया है। कौन सा? इस भेद बुद्धि रूपी बया पक्षी के घोंसले को नोच देना होगा। अरे वाह, कितना शक्तिशाली बिंब है ना? हाँ। ये इशारा कर रहा है कि समाज में जो दीवारें हमने खड़ी कर रखी हैं, अमीर गरीब की या ऊंच नीच की, किसी भी तरह के भेदभाव की, उन दीवारों को, उस सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। जैसे बया का घोंसला कैसे तिनका तिनका जोड़कर बनता है, हाँ, बड़ी मेहनत से, वैसे ही ये भेदभाव की सोच भी धीरे धीरे बनती है। और इसे खत्म करने के लिए भी वैसी ही, शायद उससे ज्यादा मेहनत लगेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। और यहाँ एक और परत है, अगर आप देखें। अच्छा, वो क्या? ये विचार मानता है कि हो सकता है कुछ लोग अकेले ही अपनी साधना या कोशिशों से आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लें। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर तो संभव है। हाँ, आत्मिक उन्नति व्यक्तिगत स्तर पर संभव है, लेकिन अगर लक्ष्य ये है कि पूरी इंसानियत को, मतलब सामूहिक रूप से बेहतरी के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया जाए, तो वो एक बिखरे हुए असंतुलित समाज में बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्यों मुश्किल? क्योंकि बाहरी दुनिया के जो उग्रघात प्रतिघात हैं, जैसे समाज का दबाव या फिर पैसों की चिंता, लगातार चलती होड़, झगड़े, हाँ, ये सब मिलकर इंसान का ध्यान अंदर से खींचकर बाहर की चीजों में उलझाए रखते हैं। उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। आजकल भी तो हम ये देखते हैं, है ना? बिल्कुल। करियर का प्रेशर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर दिखने की होड़ या बस गुजारा चलाने की जद्दोजहद, ये सब मिलकर कई बार लोगों को उनके असली पैशन से, उनके मन की शांति से या उनके बड़े मकसदों से दूर ले जाते हैं। सही बात है। इंसान वो करने लगता है जो उसे लगता है कि करना पड़ेगा, न कि वो जो उसका दिल चाहता है या जिससे उसका भीतरी विकास हो। समाज का शोर अंदर की आवाज को एक तरह से दबा देता है। ये तो हुई समस्या की बात, और ये वाकई काफी गंभीर लगती है। तो फिर रास्ता क्या है? ये स्रोत उस सामंजस्यपूर्ण समाज की कैसी कल्पना करता है जहां ये सब दिक्कतें ना हो? हाँ, यहाँ आकर बात वाकई दिलचस्प मोड़ लेती है। कैसी दुनिया, क्या है तस्वीर?
एक ऐसी दुनिया की तस्वीर उभरती है जहां लोग शोहरत या दौलत के पीछे पगले कुत्तों की भांति नहीं दौड़ रहे हैं। सोचिए जरा, कैसा होगा वो माहौल बिना उस पागल दौड़ के। ये तस्वीर वाकई में बहुत प्रगतिशील और उम्मीद जगाने वाली है। यहाँ ये माना जा रहा है कि अगर समाज का ढांचा सही हो, न्यायपूर्ण हो, सहयोगी हो, तो बाहरी माहौल अपने आप ने लोगों को मनसाम्य यानी मानसिक संतुलन और ठहराव पाने में मददगार साबित होगा। अच्छा, मतलब माहौल ही सपोर्ट करेगा शांति को। बिल्कुल। जब बाहर इतनी खींचतान नहीं होगी, इतनी असुरक्षा नहीं होगी, तो अंदर शांति खोजना आसान हो जाएगा, है ना? हाँ, ये तो है। और इसका एक कुदरती नतीजा ये भी बताया गया है कि ऐसे समाज में गरीबी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। गरीबी भी कम होगी? वो कैसे? क्यों? क्योंकि जब लोगों में एक दूसरे का हक मारने की प्रवृत्ति कम होगी, जब व्यवस्था शोषणकारी नहीं होगी, ठीक है, और जब जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की होड़ थोड़ी मध्यम पड़ेगी, तो जाहिर है संसाधन ज्यादा बराबरी से बटेंगे और वो जो भयंकर असमानता है वो कम होगी। ये एक उम्मीद भरा भविष्य दिखाता है, जहाँ सामाजिक संरचनाएं व्यक्तिगत शांति और सामूहिक समृद्धि दोनों में सहायक हों। ये पगले कुत्तों की भांति न भागने वाली बात ये सीधी जाकर जुड़ती है एक और गहरे सिद्धांत से, जिस पर ये स्रोत बहुत जोर देता है। वो कौन सा सिद्धांत है? संतोष और इच्छा का संतुलन। अच्छा, कंटेंटमेंट की बात। हाँ, और इस नुक्ते को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जी। मैं उसे पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जरूर जरूर। स तु भवति दरिद्र यस्या सा विशाला मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। वाह, क्या कमाल की बात कही है इस श्लोक में। ये हमारी अमीनी और गरीबी की पूरी समझ को ही पलट देता है ना? यहाँ आकर्षक बात यह है कि ये कह रहा है असली गरीब वो नहीं जिसके पास चीजें कम हैं, बल्कि वो है जिसकी इच्छाएं, जिसकी आशाएं बहुत फैली हुई हैं, विशाल हैं, कभी खत्म ना होने वाली हैं। अच्छा। लेकिन इसके उलट जब मन संतुष्ट है, तृप्त है, जो फिर कौन अमीर और कौन गरीब, ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। मतलब दौलत का पैमाना बाहरी चीजों से हटकर अंदरूनी संतोष पर आ जाता है। वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। और अगर हम इसे पिछले बिंदु से जोड़े जहां लोग पैसे और शोहरत के पीछे पागलों की तरह नहीं भाग रहे, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। कैसे? अगर समाज में संतोष की कद्र बढ़ेगी, अगर लोग ये समझेंगे कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि जो है उसमें तृप्त होने में है, हाँ, तो वो अंधी दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। आज के जमाने को देखें तो ये बात और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है। हम एक ऐसे उपभोक्तावादी दौर में जी रहे हैं जहां हमें लगातार बताया जाता है कि हमारे पास जो है वो काफी नहीं है। हाँ, और चाहिए, ये लगा रहता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर दूसरों की शानदार जिंदगी देखकर एक अंधहीन तुलना और असंतोष पैदा होता है। सही बात है। ये श्लोक जैसे हमें उस अंधहीन दौड़ के ट्रेडमिल से उतरने का इशारा कर रहा है। ये कह रहा है कि असली खजाना बाहर नहीं, अंदर है, भीतर है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा समाज बनाना है जहां संतोष हो, शांति हो, प्रतिभा का सम्मान हो, तो इसकी नींव किन चीजों पे रखी जाएगी? फाउंडेशन क्या होगा इसका? ये स्रोत कहता है कि समाज की इमारत खड़ी करते वक्त हमें इंसानों की असली जरूरतों को समझना होगा। असली जरूरत है? हाँ, न कि अपने छोटे मोटे गुटों के फायदे या अपने निजी स्वार्थों को देखना है। हमें इंसानियत के नजरिए से सोचना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो ब्राह्मी भाव का जिक्र आता है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो ये स्रोत साफ कहता है कि कोई भी कोशिश, कोई भी काम अगर वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया गया है, हाँ, अगर उसमें ब्राह्मी भाव नहीं है, यानी वो ऊंची सबकी भलाई वाली वो जो सार्वभौमिक सोच है, अगर वो नहीं है तो वो टिक नहीं सकता। अच्छा, टिकेगा नहीं, वो लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा। तो ये ब्राह्मी भाव को थोड़ा और समझाएंगे, कैसे समझें इसे? हाँ, ब्राह्मी भाव को शायद हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सिर्फ अपने या अपने परिवार के फायदे का ना सोचकर पूरे समुदाय, शहर, देश या उससे भी आगे बढ़कर सारी इंसानियत या सारी सृष्टि के भले का सोचने लगे। बहुत बड़ा नजरिया है ये तो। हाँ, जब सोच इतनी बड़ी और निस्वार्थ होगी तभी हमारे काम टिकाऊ और सार्थक होंगे, वरना स्वार्थ पर टिकी इमारतें कितनी भी ऊंची क्यों न बना ली जाएं, वो अंदर से खोखली रहती हैं। बिल्कुल, वो अंदर से खोखली रहती हैं। और इसीलिए शायद वो काल का कराल स्पर्श का जिक्र है। हाँ, वो क्या है? यानी समय का क्रूर हाथ। ये एक तरह की चेतावनी है कि समय बड़ा बलवान है। जो भी चीजें सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ मैं और मेरा पर आधारित होती हैं, समय आखिरकार उन्हें मिटा देता है। उनकी सारी ताकत, सारी सत्ता छीनकर उन्हें शून्य में मिला देता है। ओहो।
यह हमें याद दिलाता है कि सिर्फ अपने लिए खड़ी की गई चीजें कितनी क्षणभंगुर होती हैं। केवल वही टिकता है जिसमें सबका हित शामिल हो। क्या है, अगर स्वार्थ का रास्ता अंत में विनाश की ओर ले जाता है तो सही दिशा कैसे मिलेगी? मार्गदर्शन कहाँ से आएगा? हाँ, ये सवाल तो है। यहाँ स्रोत एक बहुत ही मानवीय और दिल को छूने वाली बात कहता है। ये कहता है कि असली मार्गदर्शन सिर्फ मोटी-मोटी किताबें पढ़ने से नहीं मिलेगा। अच्छा, तो कैसे मिलेगा? हाँ, ज्ञान जरूरी है, पर असली समझ तब पैदा होती है जब हम दुनिया के हर जीव की तरफ, हर इंसान की तरफ सच्चे प्रेम भाव और सच्ची सहानुभूति से देखना सीखते हैं। प्रेम भाव और सहानुभूति। हाँ, ये केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये दिल से महसूस करने वाली समझ है। जब हम दूसरों के दुख दर्द को अपना समझने लगते हैं, जब हम उनकी खुशियों में सच में खुश होते हैं, तब हमें पता चलता है कि असल में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ये करुणा, ये सहानुभूति ही हमारा असली कंपास है। कितना सुंदर और एक्शन ओरिएंटेड नजरिया है ये। हाँ, बिल्कुल, क्रिया उन्मुख नजरिया है ये। और फिर जो होता है वो कमाल का है। जब हमारे काम इस प्रेम और सहानुभूति से निकलते हैं, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर सबके भले के लिए कुछ करते हैं, तो वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत काम नहीं रह जाते। ये स्रोत कहता है कि तब हमारा हर कर्म, चाहे वो कुछ बनाना हो, कुछ मिटाना हो, कुछ रखना हो, वो सब उस आनंद स्वरूप, आनंद घन सत्ता से जुड़ जाता है, उसी से शक्ति पाता है। वाह! ऐसा लगता है जैसे हमारे छोटे छोटे काम भी किसी बड़ी दिव्य लय का हिस्सा बन जाते हैं। ये वाकई एक बहुत गहरा और परिवर्तनकारी विचार है। ये उस रास्ते की बात कर रहा है जिसे शायद भक्ति और ज्ञान मिश्रित कर्म कहा गया है। हाँ, यही शब्द है। यानी ऐसा काम जिसमें भक्ति भी हो, प्रेम, समर्पण, जुड़ाव और ज्ञान भी हो, सही समझ, विवेक। ये सिर्फ कर्म कांड नहीं है। नहीं, ये चेतना के साथ किया गया कर्म है। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बदलते, हम अपने अंदर भी एक यात्रा करते हैं। अंदर की यात्रा। हाँ, और इसी यात्रा में, इसी तरह के कर्म करते हुए इंसान अपने प्राण के प्राण को, अपने अंतर के परम श्रेय को, यानी वो सबसे गहरी, सबसे सच्ची सत्ता को खोज पाता है जो हमेशा से उसके अंदर ही थी। अच्छा, वो परम सत्ता जिसे उसने अनजाने में अपने दिल रूपी मणि मंजूषा, यानी किसी रत्न जड़ित संदूक में बंद करके रखा हुआ था। वाह! ये एक तरह से आत्मखोज और समाज सेवा का संगम है। आप दुनिया की सेवा करते हुए खुद को पाते हैं, और खुद को पाते हुए दुनिया की और बेहतर सेवा कर पाते हैं। ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम अपने रोजमर्रा के कामों को, अपनी नौकरी को, अपनी जिम्मेदारियों को इस ऊंचे स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। बिल्कुल, हमने काफी सारी परतों को खोला आज। जी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? हाँ, एक सारांश हो जाए। हमने देखा कि ये स्रोत मौजूदा समाज की कमियों की तरफ इशारा करता है, जहां काबिलियत दब जाती है, जहां भेदभाव की सोच हावी है। बिल्कुल। फिर इसने एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश की, एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण समाज की जहां लोग बेवजह की दौड़ से बचते हैं और माहौल मानसिक शांति में मददगार होता है। वो आदर्श समाज। हाँ, हमने संतोष की ताकत को समझा, खासकर उस श्लोक के जरिए जिसने सिखाया कि असली गरीबी इच्छाओं के जाल में है। वो श्लोक तो बहुत पावरफुल था ना? और हमने ये भी जाना कि ऐसे बेहतर समाज की बुनियाद स्वार्थ नहीं, बल्कि सच्ची हमदर्दी और सबके भले की सोच, यानी ब्रह्मी भाव पर टिकेगी। हाँ, सहानुभूति और सार्वभौमिकता। और आखिर में हमने उस रास्ते को समझा, भक्ति और ज्ञान से मिले हुए कर्म का रास्ता, जो हमें अपनी अंदरूनी सच्चाई से जोड़ता है। बिल्कुल। और इस सब का निचोड़ शायद ये है कि ये स्रोत सिर्फ बाहरी व्यवस्था बदलने का नुस्खा नहीं दे रहा है। नहीं, ये अंदरूनी बदलाव की, अपनी सोच और समझ को गहरा करने की बात भी कर रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे मन का संतोष और बाहर दुनिया के लिए करुणा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अच्छा, इंटरकनेक्टेड है। एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इन दोनों पर साथ साथ काम करना होगा। अपने अंदर भी शांति लानी होगी और अपने आसपास की दुनिया में प्रेम और सहानुभूति फैलानी होगी। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप कह सकते हैं। वाकई ये एक बहुत ही शक्तिशाली और आशा जगाने वाला नजरिया है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ, सोचने के लिए कुछ। हाँ, जो इसी स्रोत के विचारों पर आधारित है, लेकिन जिस पर हमने आज खुलकर बात नहीं की।
आज की ये दुनिया जो इतनी जटिल है, इतनी तेजी से बदल रही है और अक्सर इतनी बटी हुई नजर आती है, इसमें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में और यहाँ तक कि बड़ी सामाजिक बहसों में सहानुभूति और संतोष के इन सिद्धांतों को असल में कैसे उतार सकते हैं? हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे लाएं इसे? बिल्कुल। वो छोटे व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं जिनसे हम सब मिलकर इस स्रोत में बताए गए सामंजस्य की तरफ एक कदम और बढ़ा सकें? इस पर जरूर सोचना चाहिए।